सुमन अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सुमन के परिवार में सुमन का बेटा सुमित, बेटी रिया और पति माधव रहा करते थे। माधव की कमाई से ही घर चलता था। सुमन खाना बना रही होती है, तभी सुमन का बेटा सुमित फ्रिज में से पानी निकालता है और सुमित को पानी की एक भी बोतल फ्रिज में नहीं मिलती है और वह अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या है, एक भी बोतल फ्रिज में नहीं है, मुझे प्यास लग रही है। अब मैं बाहर से गर्मी से आ रहा हूँ और मुझे प्यास लगी है, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ये मेरी गलती है कि फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है। जब मैंने तुझे बोला था कि पानी भर कर रख दे, तब तो तुझे मेरी एक भी बात समझ नहीं आई ना। तब तो तू ये बोलकर चला गया अपने दोस्त के साथ कि तुझे खेलने जाना है। तब तुझे इतनी गर्मी में खेलने में गर्मी नहीं लगी। ठीक है माँ, मैं पानी भर देता हूँ, लेकिन मुझे जो प्यास लग रही है उसका क्या करूँ? गर्मी में यही हाल होता है, मुझे पता था, इसलिए मैं पहले ही मिट्टी के घड़े लेकर आ गई थी। जा घड़े से पानी निकाल कर पी ले और याद से सारी बोतलों में पानी भी भर दियो। ठीक है माँ। गर्मियों का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और एक मिडिल क्लास परिवार के घर में गर्मी का कहर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा था, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास सुविधा बहुत ही कम होती है। वह गर्मी के कहर से बच पाए, इसके लिए उन्हें बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह सुमन और उसका परिवार भी इसी गर्मी के कहर को झेल रहे थे। कुछ दिनों बाद सुमन की बेटी रिया अपने कॉलेज से घर आती है और घर आते ही वह बेहोश हो जाती है। सुमन अपनी बेटी को जमीन पर गिरा देखकर तुरंत उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद सुमन रिया को होश में ले आती है और सुमन बोलती है, रिया, अचानक से क्या हो गया था? तू घर आते ही बेहोश हो गई। तूने खाना खाया था या नहीं खाया था? माँ, मैंने खाना तो खाया था, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है ना, और बस स्टैंड से आते जाते तो धूप इतनी लग जाती है ना कि मेरा तो सर फट रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज ऊपर से दिन में क्लास थी, बहुत दिमाग खराब हो गया है गर्मी में तो। ये तो सच कह रही है, गर्मी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरे पापा इतनी गर्मी में वहाँ काम कैसे करते होंगे। ऊपर से फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो वैसे भी इतनी गर्मी रहती है। आजकल सुनने में आ रहा है कि गर्मी की वजह से आग भी लग रही है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है। पता नहीं गर्मी भी क्यों इतनी ज्यादा बढ़ रही है इस साल। माँ पूछो मत, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। न्यूज में दिखा रहे थे, इस बार गर्मियों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हर बार से ज्यादा गर्मी पड़ी है इस बार। ऐसा सुना है कुछ दिनों तक तो रेड अलर्ट जारी है। इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। तेरे कॉलेज की छुट्टियाँ कब से पड़ रही है? बताया कुछ कॉलेज वालों ने? माँ, छुट्टियाँ तो पड़ गई हैं, लेकिन अब एग्जाम है ना, तो बीच बीच में जाना पड़ेगा कॉलेज। मैं तो यही सोच रही हूँ, एग्जाम के बीच में कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए गर्मी की वजह से। चुप कर, तू कुछ भी बोलती रहती है। एक काम कर, थोड़ी देर बैठ जा और उसके बाद जाकर नहा लियो। मैंने अभी मोटर चलाई थी तो पानी भी ठंडा होगा। आज तेरे पापा आएंगे तो बोलूंगी कि कूलर ले आएंगे। गर्मी में तो रात में भी चैन नहीं है। कूलर होगा तो कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, वैसे वैसे गर्मी की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे थे। घर में कूलर और एसी भी नहीं था, जिस वजह से उनको थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे ही एक दिन गर्मी की वजह से सुमित को हीट स्ट्रोक आने लगता है और वह कांपने लगता है। यह देखकर सुमन और रिया काफी घबरा जाते हैं। रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, सुमित को ना पक्का हीट स्ट्रोक आया है। मैंने इसके बारे में अखबार में पढ़ा था कि हीट स्ट्रोक तब आता है जब बहुत ज्यादा देर तक हम धूप में रहते हैं। और ये सुमित को कितना समझाया है, इतनी देर तक धूप में बाहर मत खेला कर, लेकिन ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। हमें इसके शरीर पे बर्फ लगाना होगा, तभी इसकी हीट स्ट्रोक ठीक होगी। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं और साथ में काफी सारी बर्फ लेकर चलते हैं। जरूरत पड़ गई तो वहीं पे बर्फ लगा देंगे, वरना कोई बात नहीं। बिना देर करते हुए रिया और सुमन दोनों ही सुमित को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर भी यही बताता है कि सुमित को हीट स्ट्रोक आया है, जिस वजह से वह ऐसे कांप रहा है।
सुमित का बर्फ से इलाज किया जाता है, जिसके बाद सुमित ठीक हो जाता है। गर्मी की वजह से सुमन के परिवार का ही नहीं बल्कि बहुत लोगों का बुरा हाल हो गया था। यह सब सुनने के बाद सुमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह खुद से बोलती है, गर्मी का कहर तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ही होगा। हम लोग तो अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन ये जानवर लोग क्या करेंगे बेचारे। कुछ करना ही पड़ेगा। गर्मी को तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन जो हो पाएगा वो मैं जरूर करूँगी। रात के समय जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी माधव सबसे बात करते हुए बोलता है, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और मैंने अपने मालिक से बात करी तो मुझे पता चला कि एक पुराना एसी है। तो मैंने उनसे कहा कि वो हमें दे दे और वो मान भी गए। तो कल या परसों मैं वो ले आऊंगा। 1-2 महीने की बात है, गर्मियों में काम चल जाएगा क्योंकि इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही है। 1-2 महीने राहत मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा। 1-2 महीने चलाएंगे, उसके बाद हटा के रख देंगे। सही कहा पापा आपने। गर्मी इतनी हो रही है, अब एसी ही है जो हमारे लिए कुछ कर पाएगा, वरना हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम पूरा दिन नहीं चलाएंगे, बस 1 घंटा दिन में चलाएंगे एसी और रात में चला लेंगे 1 घंटा। नहीं, हम एसी नहीं ले रहे हैं। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम एसी क्यों नहीं ले सकते? पापा ने बताया ना कि पुराना एसी है, नया थोड़ी ले रहे हैं। अरे हम ले सकते हैं माँ, इतना तो पैसा है ना हमारे पास। और हम पूरे दिन नहीं चलाएंगे, हम बस थोड़ी देर ही चलाएंगे, हम कह तो रहे हैं। ये तो देख रहे हो कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे तुम लोग कि गर्मी क्यों बढ़ रही है। देखो, हर दूसरे घर में अब एसी मिलता है और इसी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे एसी तो पूरी दुनिया यूज करती है, हर जगह एसी का यूज होता है। एक हमारे घर में एसी ना इस्तेमाल करने से हमारी पूरी दुनिया में बदलाव थोड़ी ना आ जाएगा। ये तो प्राकृतिक है, अगर प्राकृतिक से पेड़ काटे जाएंगे तो गर्मी तो इतनी होगी ही। लेकिन किसी को तो बदलाव करने की जरूरत है। कल से दिन के समय हम लोगों को ठंडा पानी दिया करेंगे। जानती हूँ कि पैसों की दिक्कत है, लेकिन हमें इतनी भी दिक्कत नहीं है कि हम लोगों को पानी तक ना पिला सके। सड़क पर जो जानवर वगैरह हैं, उनको भी पानी देंगे ताकि वो भी पानी पी सके। और इन सब के अलावा जितना हो सकता है हम पेड़ पौधों को लगाएंगे। ये क्या बात हुई? इन दिनों में लोगों से निकला नहीं जा रहा और तुम कह रही हो कि सेवा करने जाएं? अरे बोलना आसान होता है, जब करने जाओगी ना तब पता चलेगा। वैसे मेरा खाना हो गया है, मैं जा रहा हूँ सोने। घर में कोई भी सुमन की बात नहीं मानता और सुमन का हर कोई मजाक उड़ाता है। लेकिन अगले दिन सुमन से जितना हो पाता है वह उतने पेड़ लगाती है, साथ ही लोगों को पानी देने का भी काम करती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ न्यूज़ वाले आते हैं और उनमें से एक रिपोर्टर सुमन से सवाल करते हुए बोलती है, गर्मी का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन गर्मी के उपाय हमारी सुमन जी के पास है। रेड अलर्ट जारी हुआ है, वहाँ पर भी उन्होंने इस गर्मी में पेड़ लगाने की कोशिश करी है। सड़क पर आते जाते लोगों को पानी पिलाया है और इस मुहिम से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो सुमन जी का साथ दीजिए, क्योंकि गर्मी आज फिर भी कम है, लेकिन कल इससे भी ज्यादा तापमान बढ़ सकता है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम अगर कुछ देना चाहते हैं तो हम उन्हें एक साफ सुथरा वातावरण दे सकते हैं। इसलिए पेड़ लगाने की मुहिम में आप सबको जुड़ना चाहिए। सुमन की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही प्रेरित होते हैं और उसके साथ काफी लोग जुड़ जाते हैं। गर्मी का कहर अब एक साथ तो कम नहीं हो सकता था, लेकिन सभी की कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। वाणी अपने पति राजवीर और 2 बच्चे नेहा पिंकी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी, पर कौन जानता था कि उनकी खुशहाल जिंदगी को बहुत जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन वाणी बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक भीड़ पर जाती है। पता नहीं आजकल कैसे लोग होते हैं, पी पी कर ऐसे ही रोड पर पड़े रहते हैं। अरे जब इतनी संभलती नहीं है तो पीते क्यों हैं?
क्यों ये लोग इतनी पी लेते हैं? ये आप क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोड पर बेहोश हो तो उसने पी ही होगी। बहन, तुम चिढ़ तो इस तरह से रही हो जैसे ये तुम्हारा ही पति हो। वानी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी सब्जी का थैला रखकर अपने पति को संभालते हुए उसे घर ले जाती है। माँ माँ, पापा को क्या हो गया? पापा इस तरह आपके कंधे के सहारे क्यों हैं? बेटा, अभी आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ जाकर अपने पापा के लिए पानी लेकर आओ। पिंकी बेटा, आप जाकर डॉक्टर को फोन करो। जैसा पिंकी और नेहा की माँ उनको करने को कहती है, वो दोनों ठीक वैसा ही करती हैं। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आती है और राजवीर का चेकअप करती हैं। क्या हुआ डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? देखिए, इनकी हालत बहुत ही गंभीर है। आपको इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ। एडमिट होने के बाद वाणी को पता चलता है कि उसके पति को कैंसर है। डॉक्टर, क्या कैंसर ठीक होने के चांसेस नहीं है? मेरा मतलब है अब तो हर जगह कैंसर का इलाज आ गया है ना। देखिए वाणी जी, हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज आ गया है, लेकिन आपके पति का कैंसर लास्ट स्टेज पे है। इनके पास ज्यादा समय नहीं है। हो सके तो आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करना। माँ, पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाणी अपने पति के साथ अपने घर आती है। राजवीर काफी कमजोर था। वो ना तो कोई काम करने की हालत में था और ना ही सही से चल पाने में सक्षम था। राजवीर को ऐसी हालत में देखकर वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर जी, आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई परेशानी हो वानी। मैं अपने बच्चों से और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। और अब क्या अब हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं? अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपका इलाज अच्छे से करवाती ना। वाणी की ऐसी बात सुनकर राजवीर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ वाणी के घर की स्थिति और ज्यादा खराब होती जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कब और कैसे उजड़ जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन, माँ, हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाँ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो जब तक। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा पिंकी हाथ मुंह धोने के लिए जाते हैं। तो वहीं वाणी जब अपनी बेटियों के खाने के लिए अपने बर्तन खोलती है तो वो देखती है कि उसमें थोड़े ही चावल थे। हे भगवान, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। ये तो थोड़े से ही चावल बचे हुए हैं। अब मैं राजवीर, पिंकी और नेहा को खाने को क्या दूंगी? माँ, आप नेहा और पापा को ही खाने को दे दो, मुझे भूख नहीं लग रही। ये क्या बोल रही है तू मेरी बच्ची? भले मैं तुझे भूखा कैसे रख सकती हूँ? माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं भी ठीक उसी तरह से भूखी रह सकती हूँ जैसे आप हमारे लिए रह सकती है। पिंकी की बात सुनकर वाणी खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता जरूर खोलता है। वानी, तुम इतने गहनों को कहाँ लेके जा रही हो? राजवीर जी, घर में राशन नहीं है और तो और अगर घर चलाना है तो मुझे कोई काम तो करना ही होगा ना। इसका मतलब तुम इन गहनों को? वाणी राजवीर के गालों पर हाथ रखकर उसे काफी समझाती है और वहाँ से वो सीधा सोनार के पास जाकर अपने गहनों को बेच देती है। गहने बेचने के बाद उसको जो पैसे मिलते उनसे वो खुद का एक छोटा सा राजमा चावल का बिजनेस करती है। शुरुआती दिन उसका बिजनेस नहीं चलता। ये देखकर वाणी काफी परेशान हो जाती है, पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक इसी तरह वाणी भी हार नहीं मानती। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ अब धीरे धीरे वाणी के ठेले पर राजमा चावल थोड़े बहुत बिकने लगते हैं। वाणी अपने राजमा चावल को बेचकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की अपनी कार के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत को खाना दे रही है। भला उस लड़की का जो एक बूढ़ी औरत का पेट भर रही है, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई भी इतना भला नहीं है। माँ, जब हम भी ज्यादा कमाने लगेंगे ना तो हम भी ऐसे ही खाना बांटेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, जरूर। वाणी अपनी बेटी से बात कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर उस लड़की पर जाती है जहां वो देखती है
कि लड़की जिसने बूढ़ी औरत को खाना दिया था वो उससे खाना छीन लेती है। बेटा, ये खाना मुझे देकर तू वापस क्यों छीन रही है? ये खाना मैं तुझे देने के लिए नहीं बल्कि वीडियो बनाने के लिए लेकर आई थी। और वैसे भी ये खाना मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ। बेटा, ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक भूखी का पेट भरेगी तो भगवान तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर करते हुए वो लड़की उस औरत के हाथों से वो खाना छीनकर अपनी कार में चली जाती है। ये सब देखकर वानी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उस औरत के पास जाकर अपने हाथों से बने राजमा चावल उसे निकाल कर देती है। माँ जी, आपको आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप तक हमेशा खाना पहुँचा दिया करूँगी। आज से आप कभी भूखी नहीं रहोगी। वाणी, मैं यहाँ लोगों की परीक्षा लेने आई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आज के जमाने में कोई किसी की मदद करता है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि धरती पर सिर्फ बुरे लोग ही हैं, लेकिन मैं गलत थी। आज मैंने ये देखा कि अगर यहाँ बुरे लोग हैं तो उनके बीच अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज की दुनिया में भी इंसानियत है। वाणी, तुमने मेरी भूख मिटाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही साफ दिल की लड़की हो। मैं तुम्हारी परेशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक जादुई राजमा चावल वाली बन जाओगी। आज से जब भी तुम राजमा चावल बनाओगी तो तुम्हारे राजमा चावल में इतनी खुशबू और टेस्ट होगा कि लोग अपने आप ही तुम्हारे राजमा चावल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इस तरह तुम्हारी स्थिति आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। पर हाँ, तुम कभी अपने जादू का घमंड मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे पास होगा वो भी तुमसे छिन जाएगा। इतना बोलकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं वानी अपने जादू को आजमाती है। समय बीतता है और वो अपने जादू द्वारा अपने राजमा चावल को बनाकर बेचने लगती है। समय के साथ अब वानी के जादुई राजमा चावल बहुत ही फेमस हो जाते हैं और इस तरह से वो दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते वो खुद का बिजनेस कर लेती है और अपने पति का भी इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छे से करवाने के साथ गरीब लोगों की मदद भी किया करती। निधि बहुत काली थी, उसे अपने रंग से बहुत शर्म आया करती और वो जब देखो नई नई क्रीम और मेकअप अपने चेहरे पर लगाया करती जिससे वो गोरी हो जाए। एक दिन वो अपने हाथ में बेसन और हल्दी का घोल लेकर नहाने जा रही होती है। तभी उसकी माँ अंजलि उसे टोकते हुए कहती है, ये सब क्या है? घर का महीने का आधा राशन तो तू नहा कर ही खत्म कर देती है। कभी दूध से नहाती है, कभी बेसन से, तो कभी नमक से। अरे ये सब खाने पीने की चीजें हैं, इनको क्यों बर्बाद करती है तू? माँ, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि बेसन से नहाने से गोरे हो जाते हैं और हल्दी डालने से रंग निखरता है, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए और टोकिए मत। देखना कैसे निखर कर आऊंगी बाथरूम से बाहर। निधि ये बोलकर बाथरूम में जाती है और जब वो बाहर आती है तो पूरी पीली हो गई थी क्योंकि उसकी उपटन में हल्दी ज्यादा थी। जिसके बाद उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, देख मेरी बच्ची सुन, तुझे गोरा होने की जरूरत नहीं है। तुझे जैसा कुदरत ने बनाया है तू बहुत प्यारी है। और तूने कभी अपने बाल नहीं देखे क्या? इतने लंबे बाल है, किस्मत वालों को मिलते हैं इतने लंबे बाल। इसीलिए जो तेरे पास नहीं है उसका अफसोस मत कर, बल्कि जो तेरे पास है उसकी खुशी मना। कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस के चलते तेरे पास जो है तो उसे भी खो दे। निधि पर अंजलि की बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी कोशिश ऐसे ही जारी रखती है। निधि का परिवार बहुत गरीब था, उसकी शादी भी एक गरीब घर में ही होती है। उसका पति पवन एक छोटी सी फैक्ट्री में 10,000 रुपए की नौकरी किया करता। एक दिन निधि काली साड़ी पहनकर खुले बाल लिए पवन के सामने आती है और एक पल के लिए तो पवन डर जाता है और उससे कहता है, अरे मेरा इंश्योरेंस भी नहीं है, फिर क्यों मुझे डराकर मारना चाहती हो? ऐसे काली साड़ी पहनकर काली सूरत लिए खुले बालों में कोई सामने आता है क्या, वो भी ऐसे अचानक से? अजी आप भी मुझे काली बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। अरे मेरी कल्लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ ना क्या बात है? जी मुझे आपसे 5,000 रुपए चाहिए, मुझे अपने बालों को कलर करवाना है, इससे बाल बहुत सुंदर लगते हैं। क्या 5,000 रुपए? अरे मजाक है क्या? मेरे आधे महीने की तनख्वाह है ये, मैं इतने पैसों में तुमको कैसे ला करके दे सकता हूँ? भूल जाओ, तुम जैसी हो ना मुझे पसंद हो,
मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या क्या बोलता है। देखो जी, ये मीठी बातों की मीठी गोली मुझे मत दो, कह देती हूँ मुझे बाल रंगवाने हैं, पैसे दे दो चुपचाप, वरना पंखे से लटक जाऊंगी और काली साड़ी में काली चुड़ैल बनकर भटकूंगी और तुम्हारी रात को भी काली कर दूंगी। निधि की बात सुनकर पवन अपने जोड़े हुए पैसों में से उसे 5,000 रुपए निकाल कर देता है और निधि अगले दिन अपने बाल सुनहरे रंगवा कर घर आती है। उसकी सास जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी बहू को देखकर डर जाती है। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गयो? ये कोई बाबा ने वरदान देकर तेरे बाल सोने के बना दिए हैं क्या बहू? अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ, अभी तेरे सर पर उस तरह फिरवा कर दुबई निकल जाऊंगी और 4 धाम यात्रा के लिए निकल जाऊंगी। अभी बता दे अगर ऐसा है तो कुछ। बुढ़िया जल रही है मुझसे, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? अरे हटिए माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू निधि, मुझे अंदर आने दीजिए। निधि अंदर जाती है और विद्या अपनी बहू का ये हाल देखकर सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम के समय जब पवन आता है तो दोनों माँ बेटे निधि को घेर कर बैठ जाते हैं और पवन कहता है, क्या छपरी लग रही हो तुम भी यार, ऐसे कौन करवाता है? किसने बोला तुमको ये सब कुछ करवाने पे तुम सुंदर लगोगी? सुनिए जी, मैं ब्लैक ब्यूटी लग रही हूँ ना ऐसे? मुझे ये ब्यूटी पार्लर वाली ने बताया है, समझे ना? अरे मेरी गोबर की घासी राम बहू, वो सब तो पार्लर वाली अपना धंधा जमाने के लिए कहती है। मैं भी तो जाती हूँ तो मुझे भी हेमा मालिनी कहती है वो, जबकि मैं तो कटरीना लगती हूँ। निधि दोनों से मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अब विद्या और पवन भी उसे समझाने की कोशिश नहीं करते, पर विद्या पूरी कोशिश करती है कि निधि बाहर आ जाए। वो हर सामान पहले ही घर में लाकर रख देती। 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक रोज विद्या की बहू काली सूरत और सुनहरे बाल लेकर बाहर जा रही होती है तो विद्या उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे राजधानी, कहाँ को जा रही है? तुझे जाना है तो जा, लेकिन सर पर पल्लू रख कर जा। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जमाना कितना आगे चला गया है और आप उसी पुरानी सोच में डूबी हैं कि बहू सर पर घूंघट करके बाहर जाए। माँ जी, सोच बदलिए अपनी। और तू बाल बदल अपने। निधि उसकी नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद निधि रोते हुए घर आती है। तब तक पवन भी घर आ चुका था और निधि रोते हुए सबको कहती है, माँ जी, आज तक तो लोग मुझे बस काली कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अब तो कच्चा बादाम वाली चुड़ैल, द्वारका मोड़ मेट्रो वाली चुड़ैल, मेहंदीपुर बालाजी से भागी भूतनी आलू प्याज वाली चुड़ैल, एनाबेल, कंचना, ना जाने क्या क्या कह रहे थे वो लोग मेरे बारे में। मैंने तो तुझे समझाया था, लेकिन तूने मेरी सुनी तब ना। अब हम गरीबों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि दोबारा 5,000 लगवा कर तेरे बाल रंगवा पाए। कोई बात नहीं बहू, अब जैसी है उसी में खुश रहे। कहते हैं कि हमारी गलतियों की सजा हमको जीते जी मिलती है। आज वो देख भी लिया। विद्या ये बोलकर निधि को समझाती है, जिसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। पर निधि को नींद नहीं आती क्योंकि उसे अब उसके सुनहरे बाल बुरे लगने लगे थे। वो रात को जाग रही थी कि तभी वो देखती है सामने वाले घर में 2 चोर घुस रहे हैं। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलवा लेती है और उस घर में चोर के पीछे जाती है। चोर सामान चुरा रहे थे। जैसे ही एक चोर की नजर शीशे पर जाती है, वो अपने पीछे निधि को खड़ा देखता है, जिसकी काली सूरत और सुनहरे बाल देखकर वो उसे चुड़ैल समझ लेता है और जोर से चिल्लाता है, चोर चोर चोर! एक सेकंड, चोर तो हमें, भूत भूत, मम्मी बचा, भूत! चोर के भूत भूत चिल्लाने की आवाज से सब जागने लगते हैं और दोनों चोर बाहर की तरफ भागते हैं। तभी इंस्पेक्टर देशमुख चोर को पकड़ लेते हैं और निधि से कहते हैं, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है इन चोरों को पकड़वा कर। आप जानती है कि सरकार ने इन पर 10,000 का इनाम रखा है, जो कि अब आपका हुआ। कल चौकी आकर आप अपना इनाम लेके जाइएगा। अरे वाह इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये पता ही नहीं था कि इन चोरों पर इनाम है। सोच रही हूँ ऐसे ही बाल सुनहरे रहने दूं और पुलिस में भर्ती हो जाऊं। रोज 2-4 चोर तो पकड़ ही लिया करूंगी। बस बस मैडम, इमोशन पे काबू रखिए। कल इनाम लेने आ जाना। चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। इंस्पेक्टर ये बोलकर चोरों को लेकर चला जाता है, जिसके बाद अगले दिन निधि थाने जाकर अपना इनाम लेकर आती है और बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर उसकी सास कहती है, अरे वाह मेरी करीब काली बहू के सुनहरे बालों ने तो कमाल कर दिया। अब तो तू फिर से अपने बाल रंगवा सकती है। और बचे हुए पैसों का तू क्या करेगी?
माँ जी 5,000 में मैं बाल काले करवा लूंगी और 5,000 रुपए उन्हें वापस कर दूंगी, क्योंकि ये पैसे उन्होंने मुझे अपनी बचत से निकाल कर दिए थे। जो करना है कर लेना बहू, पर बाल काले करवाने से पहले मेरे 2-4 काम कर दे। पर क्या काम माँ जी? विद्या निधि को रात को लेकर अपने मोहल्ले में जाती है और जिन जिन औरतों से विद्या की लड़ाई थी उन सबको रात को अपनी बहू के सुनहरे बालों से डरा देती है और सुबह अपनी बहू के बाल काले करवाती है, जिसके बाद निधि दोबारा अपने बाल कभी किसी रंग में नहीं रंगवाती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। अनामिका एक ब्राह्मण परिवार से थी और उसके घर में शराब और गुटखा इत्यादि किसी चीज का सेवन नहीं किया जाता था। वो इन सब चीजों से बहुत नफरत किया करती थी। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, सुन, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तू कल की छुट्टी कर ले। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाएं। ठीक है माँ, पर आपने उन्हें बता दिया ना कि मुझे शराब और गुटखे की आदत से सख्त नफरत है। आजकल के जमाने में गुटखा तो कौन ही खाता है, पर हाँ आजकल तो शराब आम बात है, तो तू ही मैनेज कर लेना। नहीं माँ, मैं उस घर में शादी कभी नहीं करूँगी जिस घर में शराब का नाम भी लिया जाता हो। आप तो मेरी आदत जानती है ना कि हमारे घर में कोई भी शराब नहीं पीता। अनामिका ये बोलकर चली जाती है और अगले दिन आरती और गोलू अपने बेटे केशव का रिश्ता लेकर कंचन के घर आते हैं। सब बैठे ही होते हैं कि तभी अनामिका सबके लिए चाय लेकर आती है और आकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है, जिसके बाद आरती कहती है, अरे आपकी बेटी और हमारी होने वाली बहू बहुत ही सुंदर है। हमें तो आपकी बेटी पहली नजर में ही पसंद आ गई। आपका क्या कहना है जी इस बारे में? अरे भाग्यवान, इसमें तुम और मैं कौन होते हैं पसंद करने वाले? ये तो हमारा बेटा और अनामिका बेटी बताएंगी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। बताओ केशव बेटा, कैसी लगी अनामिका बेटी? जी मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बस अनामिका जी बता दे तो अच्छा रहेगा। जी केशव जी, मुझे भी आप पसंद है। बस मुझे ये बता दीजिए, आपको शराब पीने की आदत तो नहीं है ना? मुझे शराब और शराबियों से सख्त नफरत है। जी वो मैं। अरे बेटी, कैसी बात कर दी? मेरे घर में तो कोई शराब को हाथ भी नहीं लगाता। ये भाग्यवान क्या कर रही है? यहाँ झूठ क्यों बोल रही है कि हमारे घर पे कोई शराब नहीं पीता, जबकि बेटा और मैं दोनों शराब पीते हैं। आरती झूठ बोलकर अपने बेटे का रिश्ता पक्का करवा देती है, क्योंकि उसको अनामिका बहुत पसंद आ गई थी। जिसके बाद अनामिका की शादी जल्द ही केशव से हो जाती है और अनामिका उसके घर में बहू बनकर आ जाती है। सब कुछ दिन तो अच्छा ही चलता है, लेकिन एक दिन केशव घर पीकर आता है और आते ही अपने कमरे में अनामिका से कहता है, अरे अनामिका, तुम 1 से 2 कैसी हो गई? यार तुम 1 नहीं झेली जाती और अब तो 2 हो गई हो। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। अब क्या करे, शादी की है तुमसे तो झेलना तो पड़ेगा ना। शादी नहीं शादी होता है। और ये क्या बात आ रही है? आप पीकर आए हो क्या? हाँ मैं पीकर आया हूँ। मैं तो बहुत पीता हूँ। वो तो माँ ने तुम लोगों को उस टाइम नहीं बताया, वरना मैं तो बताने वाला था। पर वो भी सही है, मेरे शराब पीने की वजह से मेरी शादी हो ही नहीं पा रही थी, तो माँ ने आटे में नमक जितना झूठ बोल दिया। ये तो गलत बात है। उन्होंने अपने बेटे का घर बसाने के लिए मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। वो तो खुद। केशव इतना बोलकर नशे में धुत होकर सो जाता है, जिसके बाद अनामिका अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है कि उसका ससुर नशे में झूमते हुए अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं नशे में नहीं हूँ, ये जमाना नशे में है। ये चांद भी तो घूम रहा है, तो मैं घूमूं तो मुझे कोई क्यों कहता है? अजी चुप करिए। अगर बहू को पता चल गया कि आप शराब पीते हो तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। तभी वहाँ अनामिका अंदर आती है और कहती है, सुन लेगी नहीं, सुन लिया। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना मुझे शराब पीने वालों से नफरत है, फिर भी आपने ऐसा किया। बहू, मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे की शादी हो नहीं रही थी तो मैंने तुझसे झूठ बोला। मुझे क्या पता था कि वो नहीं सुधरेगा।
मैं तो खुद अपने शराब पीने वाले पति से परेशान हूँ। आरती ये बोलकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी सास के आंसू देखकर वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और केशव गोलू रोज पी कर आते और आरती और अनामिका की नाक में दम करते। ऐसे ही एक दिन अनामिका मंदिर जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, आप तो जानते हैं ना कि मुझे शराब पीने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और शराब पीना तो सेहत को नुकसान करता है ना, तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे पति और ससुर जी पर कोई मुसीबत आए। अनामिका ये सब बोलकर रो ही रही होती है कि तभी उसके सामने देवी माँ प्रकट होती हैं और उसे रोता हुआ देखकर उससे कहती हैं, उठ जाओ अनामिका, मत रो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। देवी माँ की आवाज सुनकर अनामिका आंसू पोंछकर सर उठाकर देखती है तो सामने देवी माँ को खड़ा देखकर कहती है, देवी माँ, आप, मैं धन्य हूँ जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। माँ, मेरी मदद करिए, मेरे पति और ससुर जी बहुत शराब पीते हैं। मैं तुम्हारी मदद करने ही तो आई हूँ अनामिका, तुम चिंता मत करो। तभी देवी माँ अपने हाथों में एक जादुई शराब प्रकट करती है और अनामिका से कहती है, ये लो, ये जादुई शराब, जो भी इसको पिएगा उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि वो खुद ही शराब की लत को छोड़ देगा। उसको बहुत दर्द होगा और जब वो दिल से ये बोलेगा कि आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। देवी माँ ये कहकर गायब हो जाती है, जिसके बाद अनामिका शराब लेकर घर आती है और अपनी सास को सब कुछ बता देती है। ये सब जानकर आरती अपनी बहू से कहती है, लगता है बहू, तूने माँ से गलत कह दिया है। कुछ समझ नहीं आया कि देवी माँ ने शराब छुड़वाने के लिए शराब दी है। खैर, जो भी हो, चलो देखते हैं कि मेरी बहू की जादुई शराब आखिर क्या कमाल दिखाती है। ये बोलकर दोनों अपने कामों में लग जाती हैं। जिसके बाद जब गोलू और केशव घर आते हैं तो पूरे घर में अंधेरा होता है और दोनों को टेबल पर रखी शराब की बोतल चखने के साथ नजर आती है, जिसे देखकर केशव गोलू से कहता है, पापा वो देखो माल, तो क्या कहते हो, जमा ले दोनों बाप बेटे महफिल। बेटे नेकी और पूछ पूछ। दोनों बोतल के पास जाकर शराब पीना शुरू कर देते हैं और बोतल खाली कर देते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। और तभी वहाँ अनामिका और आरती आती हैं। उन्हें देखकर गोलू कहता है, अरे भाग्यवान, जरा डॉक्टर को बुला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, पता नहीं शराब ने ऐसा क्या कर दिया, पेट दर्द से मेरी जान जा रही है। जान तो जाएगी ही, क्योंकि ये मेरी बहू की जादुई शराब थी। अब तो तुम दोनों शराब छोड़ोगे या दुनिया, तय तुमको करना है। ये सब बातें तो होती रहेगी, ठीक है, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। अब खुश ना। गोलू के इतना कहते ही उसके पेट में और तेज से दर्द होने लगता है और ये होते देखकर अनामिका समझ जाती है कि उसका ससुर गोलू झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो कहती है, बोलिए और झूठ बोलिए ससुर जी, ये मेरी जादुई शराब है। इसे पीकर आप झूठ बोलेंगे ना तो आपके पेट में और तेज दर्द होगा और इस दर्द से आपकी जान भी जा सकती है। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आज तक ना जाने कितनी औरतें अपने शराब पीने वाले पतियों को झेलती आई है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आइए आप दोनों को समझ। ठीक है मेरी माँ, मैं दिल से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब पीना तो दूर की बात है, शराब को देखूंगा तक नहीं। अब तो मुझे ठीक कर दे। केशव इतना कहता है कि उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने दिल से ये वादा किया था। जिसके बाद गोलू भी यही वादा करता है और उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। ये सब देखकर आरती अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझसे झूठ बोलकर तेरी शादी अपने बेटे से करवाई, लेकिन तूने तो मेरे पति और मेरे बेटे दोनों को सुधार दिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आरती की बात सुनकर अनामिका उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी से रहती है और उसकी जादुई शराब की वजह से अब उसका ससुर और पति दोनों ही शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।